शहर की मध्यम रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी ना थी कि सफ़ी ने आंखें खोल दें। छत पर पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे की खामोशी में कुछ ज्यादा ही नुमायां लग रही थी। वो उठकर बैठ गई। उसने अपने फटे पुराने दोपट्टे को दुरुस्त किया और दीवार पर लटके पुरानी क्लॉक की तरफ देखा। 5 बज चुके थे। इसके ससुराल का छोटा सा घर एक गली के आखिर में था, जहां कच्ची ईंटों की दीवारें और छत पर जगह जगह नमी के निशान थे। सफ़ी ने एक लम्हे के लिए अपनी सांस को गहरा किया और फिर चुपचाप उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसने चौल्हा जलाया। लकड़ियां गीली थीं, धुआं आंखों में चुभने लगा। सफ़ी, कब तक शोर करती रहोगी? अंदर कमरे से सास की आवाज आई। बस अम्मा, चौल्हा अभी जल रहा है। जल रहा है, जल रहा है। रोज यही बहाना। हमारे जमाने की बहू होती तो सूरज निकलने से पहले नाश्ता तैयार होता। सफ़ी खामोश रही। वो रोज यही सुनती थी। उसके लिए ये अल्फाज अब नयापन नहीं रखते थे। वो जानती थी कि कुछ भी करे, सास को खुश नहीं कर सकती। शौहर, नासिर, सुबह 6 बजे काम पर निकल जाता था। वो मुस्तरी था, कभी काम मिलता, कभी नहीं। दिन भर की थकन के साथ जब वापस आता तो अक्सर चुप रहता। चाय बिन गई, रोटी पक गई, और बच्चे अभी सो रहे थे। सफ़ी ने नासिर के लिए पुराना लंच बॉक्स तैयार किया। वो जानती थी कि अगर देर हुई तो नासिर बिगड़ जाएगा। पिछले हफ्ते उसने देर से खाना दिया तो वो नाराज होकर बोला था, तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि मैं काम पर जाता हूँ। मेरा वक्त भी कीमती है। सफ़ी के होंठों पर हल्की सी थकन भरी मुस्कुराहट आई। वो सोचती थी, काश नासिर कभी मेरा वक्त भी कीमती समझे। इसके मायके में भी हालात अच्छे नहीं थे। बाप एक मामूली मजदूर, माँ बीमार, और छोटे बहन भाई अभी स्कूल में थे। शादी के वक्त नासिर के घर वालों ने कहा था, हमें जहीज नहीं चाहिए, बस नेक बेटी चाहिए। लेकिन बाद में अक्सर बातों में तने मिलने लगे। तुम्हारे माँ बाप ने हमें क्या दिया? एक चौल्हा भी ढंग का नहीं भेजा। सफ़ी के दिल में कभी कभी ख्वाहिश उठती कि एक दिन वो वापस अपनी मायके चली जाए, जहाँ माँ कम अज़ कम इसकी बात सुनती थी। मगर फिर ज़मीर कहता, नहीं सफ़ी, बेटी का घर ससुराल ही होता है। दिन गुजरते गए। सफ़ी की जिंदगी का महवर काम, बच्चों की देखभाल और तनस के तीर सहना बन गया। वो कभी किसी के सामने शिकायत नहीं करती थी, बस खामोशी से सब बर्दाश्त करती। कभी रात को जब सब सो जाते तो वो सहन में आकर चाँद को देखती। चाँद के साथ जैसे अपने दिल की बात करती। काश मेरे अंदर भी थोड़ी रोशनी आ जाए। एक दिन नासिर का काम खत्म हो गया। वो 2 हफ्ते बेरोजगार रहा। घर में पैसे खत्म हो गए। चावल, आटा, सब कम होने लगे। सास कहने लगी, यही हाल होता है जब बहू मनहूस आती है। जब से आई है, नासिर के नसीब फूट गए। सफ़ी कुछ बोली नहीं, मगर आंखों में आंसू आ गए। वही दिन थे जब उसकी माँ का फोन आया। बेटी, तुम कब आओगी? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। सफ़ी ने कहा, अम्मी, यहाँ मसरूफियत है। मौका मिला तो आऊंगी। माँ ने आहिस्ता से कहा, बेटी, अगर कभी दिल तंग हो जाए तो मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आखिरकार, कुछ दिन बाद, नासिर ने कहा, सफ़ी, अम्मा कह रही हैं कि तुम थोड़े दिन अपने घर चली जाओ। यहाँ खर्च ज्यादा है। सफ़ी के दिल में एक चुभन सी हुई। मैं बूझ हूँ। नासिर ने उलझकर कहा, नहीं, बस हालात ऐसे हैं। सफ़ी ने बच्चों के कपड़े समेटे, चंद जोड़े अपने बैग में रखे और खामोशी से मायके चली गई। मायके पहुंचकर उसे लगा जैसे सांस वापस लौट आई हो। माँ ने दरवाजे पर आकर गले लगाया। मेरी बेटी कितनी कमज़ोर हो गई है, क्या वहाँ खाने को भी नहीं मिलता था? सफ़ी के होंठ कपकपाए। बस अम्मा, हालात ठीक नहीं थे। माँ ने कुछ नहीं पूछा। इसने बस बेटी के सर पर हाथ रखा, अब तुम आराम करो। यहाँ कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मायके का छोटा सा घर तंग जरूर था मगर मोहब्बत से भरा था। माँ हर वक्त फिक्र करती,
भाई मजदूरी के बावजूद बहन के लिए कुछ ना कुछ लाता। सफ़ी के दिल में अजीब सुकून आने लगा। इसने दिनों बाद खलकर मुस्कुराना सीखा। एक दिन उसने माँ के साथ बैठकर कहा, अम्मा, मैं चाहती हूँ कि सिलाई सीख लूँ। शायद मैं भी कुछ कमा सकूँ। माँ ने खुश होकर कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे बेटी। यही तो मैं चाहती थी कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। सफ़ी ने एक मोहल्ले के मरकज़ में सिलाई का कोर्स शुरू किया। पहले तो वो झिझकी, मगर जल्दी ही इसके हाथों में महारत आ गई। लोग इससे कपड़े सिलवाने लगे। वो थोड़े थोड़े पैसे कमाने लगी। इधर नासिर के घर में हालात मजीद बिगड़ गए। काम ना होने के बायस घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। सास को अब सफ़ी की गैर मौजूदगी का एहसास होने लगा। वो लड़की सुबह शाम सब संभाल लेती थी, अब तो घर जैसे वीरान हो गया है। नासिर चुप रहता, मगर अंदर से परेशान था। एक दिन उसने सफ़ी को फ़ोन किया। कैसी हो सफ़ी? ठीक हूँ नासिर, आप सुनाएं। बस, अम्मा पूछ रही थीं, तुम कब वापस आओगी? सफ़ी के दिल में हल्की सी चमक उठी, मगर वो बोली, नासिर, मैंने सिलाई का काम शुरू किया है। कुछ पैसे भी बचाए हैं। अगर इजाज़त दो तो मैं वापस आ जाऊं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे अपना काम करने दो। नासिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है सफ़ी, तुम्हारा हक है। आ जाओ। सफ़ी वापस आई, मगर अब वो वही खामोश बहू नहीं रही थी। इसकी आंखों में खुद एतमादी थी। वो रोज़ सुबह अपना काम करती, फिर बच्चों की देखभाल। सास ने भी आहिस्ता आहिस्ता रवैया बदल लिया। जब एक दिन सफ़ी ने अपनी कमाई से घर के लिए नया चौल्हा खरीदा तो सास की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा बेटी। सफ़ी ने बस मुस्कुरा कर कहा, अम्मा, वक्त सब बदल देता है। अब नासिर के हालात भी बेहतर होने लगे। काम मिला, रोजी बढ़ी और घर में सुकून आ गया। सफ़ी का छोटा सा सिलाई का काम बढ़कर दुकान बन गया। लोग इसके काम के कायल होने लगे। वो मोहल्ले की औरतों को भी सिखाने लगी। कभी कभार वो सोचती थी, अगर मैं उस वक्त मायके ना जाती तो शायद कभी खुद को पहचान ना पाती। मायके की मोहब्बत ने उसे संभाला, ससुराल की सख्तियों ने उसे मजबूत बनाया। अब वो दोनों घरों के बीच एक पुला बन चुकी थी। माँ को भी फख्र था और ससुराल वाले भी इसका एहतराम करने लगे थे। एक दिन नासिर ने कहा, सफ़ी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। अगर तुम चाहो तो सब छोड़कर अपने मायके जा सकती हो। सफ़ी ने नरमी से जवाब दिया, नासिर, मेरा मायका मेरे लिए मोहब्बत का घर है, मगर मेरा ससुराल मेरा फ़र्ज़ है। अब दोनों ही मेरे दिल के हिस्से हैं। रात को वो छत पर बैठी चाँद को देख रही थी। चाँद हमेशा की तरह चमक रहा था, मगर आज सफ़ी के दिल में भी रोशनी थी। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शुक्र है खुदा का कि मैंने दिख में सब्र और मोहब्बत में ताकत पाई। चाँद ने जैसे इसकी बात सुन ली, हवा के झोंके में इसके दोपट्टे ने हल्की सी जुम्बिश ली। सफ़ी ने महसूस किया कि अब वो वाकई आज़ाद है, अपने खौफ से, अपनी कमज़ोरी से, अपने माजी के दिक से। इसके बच्चों की हंसी सहन में गूंजने लगी। नासिर बाहर से आ रहा था, हाथ में फूल थे। सास बरामदे में बैठी कह रही थी, आज मेरी बहू के हाथ की चाय बना दो, बड़ी खुशबू आती है इसमें। सफ़ी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ अम्मा, अभी लाती हूँ। चाय का कप बनाते हुए उसने दिल में सोचा, जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक फैसला काफ़ी होता है, बर्दाश्त से खुद एतमादी तक का सफ़र। और वो जानती थी कि अब चाहे मायका हो या ससुराल, वो हर जगह अपनी पहचान के साथ जिंदा रह सकती है।